हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 का क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। यह 2017 का क्वेश्चन है जो कि नवंबर में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी वुड फेवर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? सिंस बोथ पेन एंड प्लेजर आर द वेल्थ ऑफ मैन, दे आर हिज गुड टीचर्स। ये कह रहा है कि पेन और प्लेजर दोनों है मनुष्य का धन, जो कि उसके लिए एक सही शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है। ये थॉट किसने दिया? एग्जिस्टेंशियलिज्म ने, नेचुरलिज्म में, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसको हम अस्तित्ववाद भी कहते हैं, वो क्या बताता है? वो बताता है कि वह एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है जिसमें कि मनुष्य के एग्जिस्टेंस पे जो ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है और उसको एक फ्री और रिस्पॉन्सिबल एजेंट माना जाता है, जो कि अपने विकास के लिए स्वयं क्या है? जिम्मेदार है, थ्रू द एक्ट्स और विल्स। तो एग्जिस्टेंस हमेशा क्या है कि पर्टिकुलर होता है, और व्यक्ति जो है वो अपने एग्जिस्टेंस या आपके एग्जिस्टेंस या किसी के एग्जिस्टेंस को महत्व देता है और एग्जिस्टेंस को स्वीकार करता है इन द सोसाइटी। उसको क्या कहना है कि उसको अपना व्यक्तिगत लाइफ को जीने से कोई भी उसको रोक नहीं सकता। मतलब ये अस्तित्व हर व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसको अपने ढंग से रहने का और जीने की आज़ादी देता है। नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म में क्या है कि जो भी नेचर है, नेचर के बारे में इसमें ज्यादा जोर दिया गया है कि नेचुरलिज्म में नेचर सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है और नेचुरल लॉ एंड फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट करते हैं यूनिवर्स में, और सुपर नेचुरल और स्पिरिचुअल चीजें नहीं। उनका मानना है, नेचुरलिज्म जो थे प्रकृतिवाद को जो मानते हैं, उनका कहना था कि वहां पर कोई भी सुपर नेचुरल टाइप की चीजें या स्पिरिचुअल टाइप की चीजें नहीं होती, आध्यात्मिक टाइप की चीजें नहीं होती हैं। जो भी चीज है वो नेचुरल फोर्सेस है और लॉ है जो कि संसार को चला रहा है। यूनिवर्स में नेचर के लॉ और नेचर के फोर्सेस काम करते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या हुआ? व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार किया, ये नेचर के अस्तित्व को स्वीकार किया। आइडियलिज्म क्या है? यह एक मेटाफिजिकल व्यू है जो बोलता है कि ये रियलिटी टू आइडियाज इन माइंड। वो क्या करता है कि माइंड में जो आइडिया है उसको रियलिटी से जोड़ता है और मटेरियल ऑब्जेक्ट से नहीं। मतलब ये क्या है कि आइडियल स्पिरिचुअल कंपोनेंट को ज्यादा महत्व देता है, मेंटल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट को ज्यादा महत्व देता है बनिस्बत के मटेरियल ऑब्जेक्ट को। आइडियलिज्म, आदर्शवाद जो है वो मटेरियल चीज को ना ज्यादा महत्व नहीं देकर स्पिरिचुअल चीजों को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है। और प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैक्टिकल रिस्पांस को महत्व देता है। ये क्या है कि जो आइडियोलॉजी इज ट्रू इट वर्क्स सेटिस्फैक्टरी। मतलब ये क्या है? प्रैग्मेटिज्म जो है ये बताता है कि प्रैक्टिकल रिस्पांस, जो भी खोज होता है या इस तरह का चीज होता है उसको महत्व देता है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन है कि किस स्कूल का फिलॉसफी इस सेंटेंस को, स्टेटमेंट को फेवर करता है। तो पेन और प्लेजर जो भी है वेल्थ ऑफ मैन, तो ये मैन के एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये इसका आंसर होगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, इसका आंसर अस्तित्ववाद है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेटमेंट्स जस्टिफाई द स्टडी ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी इन अ टीचर एजुकेशन कोर्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ये जस्टिफाई कर रहा है कि टीचर एजुकेशन कोर्स में एजुकेशनल फिलॉसफी होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए? पहला है, philosophy helps in developing relationship between terms and concepts. Philosophy clarifies the meaning of concepts underlying education. Philosophy is a tool for use in various subjects. Philosophy develops the holistic perception of educational issues.
अब इसमें सारी चीजें तो सही हैं, खाली एक ये हमको समझना है कि होलिस्टिक परसेप्शन क्या होता है। होलिस्टिक एक एडजेक्टिव है, क्रिया विशेषण है, जो ये बताता है कि थिंग्स रिलेटेड टू द आइडिया क्या है कि जो होल है, जो पूरा है, जो संपूर्ण है, वो उसके कुछ हिस्से से बड़ा होता है। मतलब किसी भी चीज का एक पार्ट लें और उस पूरा संपूर्ण चीज लें तो संपूर्ण चीज जो है वो पार्ट से बड़ा होता है। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि होल विथ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, ठीक है, और एवरीथिंग विच परटेन्स टू इट इज इंडिविजुअल। मतलब क्या है कि होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ एजुकेशनल इश्यूज, मतलब सारे इश्यूज को देखता है। होलिस्टिक एक संपूर्ण रूप में देखता है, पार्ट पार्ट में नहीं देखता। तो इसका आंसर क्या होगा, हमें इसका आंसर बताना है। इसमें कोट्स दिए हुए हैं 3-3 स्टेटमेंट को लेके, तो इसका आंसर है सी। सी में क्या है, थर्ड इसका आंसर है ए, बी एंड डी। तो इसमें क्या होगा कि एजुकेशनल फिलॉसफी का जस्टिफिकेशन किस किस स्टेटमेंट से हो रहा है। तो एक, फिलॉसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं टर्म और उसके साथ उसके सिद्धांत, उसके प्रत्यय के साथ। फिर दूसरा है फिलॉसफी क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स अंडरलाइंग एजुकेशन। एजुकेशन में जो भी कॉन्सेप्ट है उसके मीनिंग को क्लैरिफाई करता है। और डी है फिलॉसफी डेवलप्स होलिस्टिक परसेप्शन ऑफ एजुकेशनल इशूज। कोई भी एजुकेशन का जो इशू है उसका होलिस्टिक परसेप्शन बताता है, उसका संपूर्ण परसेप्शन बताता है। ये नहीं कि एक पार्ट को देखता है और दूसरे पार्ट को छोड़ देता है। तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हुआ 3, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं आगे पीछे कर रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स वुड बी एसोसिएटेड विथ ए नेचुरलिस्टिक स्टांस। नेचुरलिस्टिक स्टांस मतलब कि कोई भी चीज नेचुरल है, जो जहां पर हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं प्रकृति में जो है। म्यूजियम एंड जूज ओरिएंट मेन टू लर्न अबाउट नेचर है, ये नेचुरलिस्टिक। जब हम जूज और म्यूजियम्स में जाते हैं तो नेचर के बीच में जाते हैं और वहां रहने वाले एनिमल्स को देखते हैं। लाइफ इज अल्टीमेटली गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर, ठीक है, लाइफ नेचर के लॉ से गवर्न होता है। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प ए चाइल्ड टू रियलाइज हिज और हर गोल्स। नहीं, ये नहीं है, नेचर से रिलेटेड नहीं है। साइंसेज आर गेटवेज ऑफ लर्निंग, ये है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, जो क्या बता रहा है, एक नेचर के साथ कौन कौन सा है, म्यूजियम्स एंड जू, फिर लाइफ नेचर से गवर्नड है, एंड साइंस आर गेटवेज ऑफ लर्निंग। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल बी सपोर्टेड बाय टीचर ऑफ मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन। मार्क्स का क्या था कि ऑल आर इक्वल, क्लासलेस सोसाइटी मार्क्स चाहता था। तो इसमें कौन सा एजुकेशन को डील करते समय प्रॉब्लम में मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन का जो टीचर होगा वो किसको सपोर्ट करेगा। तो द एम ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प इन द सर्टेन क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है, ये तो मार्क्स का ही है कथन, तो ये होगा। दूसरा क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये भी ठीक है, मार्क्स का ये भी मानना है। फिर है इंडिविजुअल फ्रीडम एक्सीलरेट्स द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, ये मार्क्स का कथन नहीं है। प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी इम्प्लाइज सब्सिक्वेंट चेंज इन द मीन्स ऑफ एजुकेशन, ये है कि सोसाइटी का प्रोग्रेस तब होगा जबकि एजुकेशन के साधन में परिवर्तन होगा। तो इसलिए इसका आंसर हुआ 4, जिसमें ए, बी और डी ऑप्शंस है। अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग
through cycles of sarg and pralay. This statement would be endorsed by the philosophy of. सर्ग मतलब होता है सृष्टि, प्रलय मतलब होता है विनाश। तो कह रहा है कि ये यूनिवर्स जो है वो किस साइकिल में कंस्टेंटली घूम रहा है कि सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है, प्रलय होता है। तो ये किस फिलॉसफी का कथन है? तो ये किसका सिद्धांत है? ये सर्ग और सृष्टि और तो ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है जो बताता है। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है सांख्य दर्शन, जिसमें कि उन्होंने दो रियलिटी बताया था, एक पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष एंड प्रकृति दो चीजों का महत्व बताया था। तो पुरुष है मैटर और प्रकृति है सेल्फ। ठीक है, तो प्रकृति उनका मानना था कि फर्स्ट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ ग्रॉस एंड सटल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रकृति, और इट इज विदाउट कॉन्शियसनेस एंड गेट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पुरुष। इसको कौन प्रभावित करता है? मैटर। तो ये सांख्य दर्शन कपिल का दिया हुआ है। वेदांत क्या है? वेदांत डुअलिस्ट, ये वेदांत में क्या है? नॉन डुअलिस्टिक ये है फिलॉसफी, नॉन डुअलिस्टिक मतलब द्वैतवाद इसमें नहीं है, नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी है। ये क्या बताता है कि एक सिंगल आत्मन होता है, उस किस पे बिलीव करता है? बिलीव्स इन सिंगल आत्मन। ठीक है, विच इज रियल। तो ये वेदांत हुआ। बुद्धिज्म क्या है? बुद्धिज्म फिलॉसफी हम लोग जानते हैं कि, और जैनिज्म, जैन और बुद्ध का अलग अलग फिलॉसफी है जो सत्य अहिंसा ये सब चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं, अपरिग्रह और बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ बुद्धिज्म और जैनिज्म को। तो इसका जो क्वेश्चन है कि द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थ्रू द साइकिल ऑफ सृष्टि और प्रलय, ये किस फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है? तो ये सांख्य फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जहां पर पुरुष और प्रकृति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेट विल बी सपोर्टेड बाय टीचर विथ लर्निंग्स इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी? बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या बोलता है? कोई धर्म नहीं मानने को कहता है, उसमें सारे धर्म के लोग, मतलब कोई धर्म से जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं, तो वहां पर सबको आज़ादी होती है। इसलिए बुद्धिज्म को फॉलोअर्स ज़्यादा ही मिलते जाते हैं, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि कौन सा है मैंडेट जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी का है? तो टीचर इज ग्रेटर देन गॉड सो फॉलो हिम, ये नहीं है। ऑलवेज स्ट्राइव फॉर अटेनिंग द बेस्ट इन लाइफ, ये भी नहीं है। बुद्धिस्ट तो अपरिग्रह की बात करते हैं। तो बी योर ओन गाइड इन लाइफ। ठीक है, अपने जिंदगी में खुद के गाइड बनो। एक्सपीरियंस आर ग्रेट टीचर्स। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है वो बताता है कि आप अपने गाइड खुद बने। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच करना है। 4 इधर थिंकर्स दिए हैं और उनके वर्क को इधर 6 दिया गया है, आपको उसमें मैच कराना है। तो हम लोग मैच कराते हैं। तो गांधी की किताब क्या है? गांधी का वर्क है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, टैगोर का है, टैगोर का वर्क है यूनिवर्सल मैन। श्री अरविंदो का क्या है? सावित्री। और विवेकानंद का क्या है? प्रैक्टिकल वेदांत। वो तो वेदांत के ज्ञाता थे ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? गांधी का हो गया माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, टैगोर का हो गया यूनिवर्सल मैन, श्री अरविंदो का हो गया सावित्री, और विवेकानंद का हो गया प्रैक्टिकल वेदांत। सो ऑप्शन हमारा ए, पहला ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ। जब तक टीचर खुद नहीं सीखता रहता है तब तक वो टीच नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली, टीचर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ता है तो उसकी लर्निंग हमेशा
चलती रहती है। इज अ व्यू पॉइंट आर्टिकुलेटेड पार्टिकुलरली बाय, किसने ये कहा था? तो ये कथन किसका है? ये कथन टैगोर का है कि टीचर वही है जो हमेशा लर्न करते रहता है, टीचर की लर्निंग कंटिन्यूअस चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ लिबर्टी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज दैट, भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता दी गई है उसका महत्व क्या है? ए टीचर विल एडवोकेट फुल लिबर्टी एंड फ्रीडम। A teacher should help students to be free from influence of dogmas and fears in life. A teacher can teach anything even outside the syllabus. A teacher should inspire the students to feel good. तो इसमें क्या होगा कि लिबर्टी क्या है, किस चीज़ से लिबर्टी चाहिए? तो ये बिलीफ और सिद्धांत जो बहुत सारे होते हैं और डर होते हैं उनसे फ्रीडम। लिबर्टी कहाँ चाहिए? ये जो सेल्फ बिलीफ होता है, सेट ऑफ बिलीफ जो मन में होता है, तरह तरह का ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सब चीज से दूर होना, अपने को फ्री करना और डर से मुक्त होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल पॉजिटिविस्ट? लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या होता है पहले ये समझ लें। लॉजिकल पॉजिटिविज्म को हम लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं। अगर आए क्वेश्चन तो आप याद रखेंगे कि लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं। ठीक है। तो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट या एम्पिरिसिज्म एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो कि वियना में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? वियना में। कब शुरू हुआ था? 1920 में। 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है। ये कहता है कि वो जो मानता है लॉजिकल पॉजिटिविस्ट का मतलब है लॉजिक पर आधारित जो विचार उनका, कि साइंटिफिक नॉलेज इज द ओनली काइंड ऑफ फैक्चुअल नॉलेज। केवल ये लोग किस पर ज्यादा जोर देते थे? तो साइंटिफिक नॉलेज, और जितना भी ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स था वो सारे को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। केवल साइंटिफिक नॉलेज को महत्व दिया और जो परंपरागत सिद्धांत चले आ रहे थे उनको रिजेक्ट किया। तो ये एक लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो भी थे वो साइंटिफिक नॉलेज पर विश्वास करते थे और उसको फैक्चुअल मानते थे। साइंटिफिक नॉलेज इज ओनली फैक्चुअल नॉलेज, इनका मानना था। और सारे जो पुराने विचार थे या ट्रेडिशनल जो थे उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज ए स्पेसिफिक कंसर्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सोशियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है कि वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। स्कूल जो है वो सोसाइटी का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है वो सोशियोलॉजी का एरिया आता है, सोसाइटी फॉर्म करता है। स्कूल एक तरह का सोशियोलॉजी है। तो ये किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सोशियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, उसको हम किससे बताते हैं? तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वहाँ सोसाइटी होती है ना। एजुकेशन में जो बच्चे जाते हैं, स्कूल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक असर्शन है और एक उस रीजन है। यू हैव टू फाइंड कि विच ऑफ द 4 कोड्स आर करेक्ट। इसमें से चारों में से कौन सा कोड सही है? तो पहला है कि एजुकेशन एंड रिलीजन आर रियल फ्रेंड्स, बोथ लीड टू स्पिरिचुअल एनहांसमेंट। ठीक है। एजुकेशन और रिलीजन क्या है? रियल फ्रेंड्स, और बोथ लीड टू स्पिरिचुअल एनहांसमेंट। अब इसमें क्या हम लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, इसलिए ए आर एंड बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी नहीं है। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। नहीं, करेक्ट दोनों है, इसलिए हमारा ये आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। ए एंड आर करेक्ट।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन इन ए मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस में लगाना है ये चारों को, डेमोक्रेसी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस आपको बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डेमोक्रेसी, एजुकेशन से पहले डेमोक्रेसी, फिर रिलीजन, फिर मॉडर्नाइजेशन, तब पॉलिटिक्स आता है। तो हमारा ऑप्शन है, इसका सही सीक्वेंस होगा डेमोक्रेसी, रिलीजन, मॉडर्नाइजेशन, देन पॉलिटिक्स। ठीक है। अगला है एजुकेशन इज ए फैक्टर दैट एक्सप्लेन्स सोशल चेंज इन वेरियस वेज। एजुकेशन जो है वो सोशल चेंज को कई तरीकों से बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर इन दिस रिगार्ड। सोशल चेंज को एजुकेशन बताता है, तो उसमें से ये कौन सा फैक्टर है जो सबसे सही बताता है। तो रिफ्लेक्शन, असिमिलेशन, प्रोडक्शन। एसिमिलेट करना मतलब पूर्व ज्ञान से पहले वाले नॉलेज से उसको एसिमिलेट करना। रिसर्च, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन। हमारा आंसर है ये सी। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अबाउट ए सिचुएशन या फैक्ट्स। रिफ्लेक्शन क्या, रिसर्च क्या है, रिसर्च है जो हम किसी भी चीज में खोज करते, रिसर्च करते हैं। और एटीट्यूड फॉर्मेशन कहाँ होता है कि सोशल चेंज में वेरियस वेज को, एटीट्यूड फॉर्मेशन भी एजुकेशन में ही एक्सप्लेन होता है, इसलिए इसे हम, ये पॉइंट बन रहा है, इसका आंसर होगा ये इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड attitude formation. And the last question is the most powerful constant in attaining universalization of primary education in India is related to। क्या हो रहा है, कौन सा सबसे बड़ा बाधक है जो कि सार्वभौमिकरण में, प्राइमरी शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधक हो रहा है। कास्ट कंसिडरेशन नहीं, रीजनल पॉलिटिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड फिनेंशियल एलोकेशन। तो मेजर कारण जो है ना, जो इसको रोक रहा है, इसको बाधक बन रहा है, वो है रीजनल पॉलिटिक्स। वो प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन नहीं होने दे रहा है, क्योंकि वहाँ कहीं लैंग्वेज का पंगा हो रहा है, कहीं पर अपना स्टेट, अपनी भाषा, अपना गवर्नमेंट, अलग अलग सरकार होने से वो जो अपने पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स जो सत्तारूढ़ पार्टी के नहीं हैं, वो विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों को, इसलिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।